नमस्कार साथियों, गुरुकुल ऑनलाइन क्लासेस के इस मंच से वादा वर्दी का इस सीरीज़ के तहत मैं पवन सिंह आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। साथियों, आशा करता हूं कि संस्थान की ओर से जो हमारी ओर से चलाई जा रही ये मुहिम है, इससे आप सभी लाभान्वित हो रहे होंगे और लोगों का भी भला कर रहे होंगे। तो साथियों, इस अंक में आज की इस चर्चा में 5वें अंक में की चर्चा मैं आपके साथ प्रारंभ करता हूं। और आइए देखते हैं अपनी आज की चर्चा का पहला प्रश्न, जो कि संबंधित है रस से। शायद पहला प्रश्न जो हमारा है वो रस से संबंधित है। और प्रश्न क्या है हमारा, देखते हैं कि संचारी भाव का दूसरा नाम क्या है। संचारी भाव का दूसरा नाम क्या है? तो पहला विकल्प है इसका व्यभिचारी भाव, बी स्थायी भाव, सी विभाव और डी अनुभाव। तो साथियों, इस प्रश्न का सही आंसर होगा ए व्यभिचारी भाव है। व्यभिचारी भाव अगर आप देखें तो इसके अर्थ से ही देख सकते हैं। संचारी शब्द जो है वो संचरण से बना है, ठीक है, संचरण से बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ जो होता है चलना बहना होता है। चलना या बहना या गतिमान होना होता है, गतिमान होना होता है, ठीक है। अगर हम देखें तो इसी संचरण का एक पर्यायवाची विचरण भी होता है, विचरण भी होता है। और ये जो व्यभिचारी शब्द है इसका मूल पद विचरण है, इसका मूल पद विचरण है। तो संचारी भाव का एक अन्य नाम जो होगा वो हो जाएगा विकल्प ए व्यभिचारी भाव। अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं। अगला प्रश्न है, दिए गए शब्दों में अकर्मक क्रिया का पद है। साथियों, हमने अपनी चर्चा में लास्ट में इस प्रश्न को शामिल किया था और बहुत अच्छे से आपको पहचान बताई थी। अगर आपको पहचान याद आ रही होगी तो आपको मैंने ये पद इंडिकेट किया था कि आपको पद से क्या क्या का प्रश्न करना है। तो हम यहाँ पर देख लेते हैं। विकल्प ए है हमारा तैरना। देखिए, क्या यहाँ पर हमारा तैरना, क्या से प्रश्न करिए, क्या से प्रश्न करिए तो क्या प्रश्न बनना है? क्या तैरना? नहीं, क्या तैरना प्रश्न नहीं करते हम लोग। प्रश्न जब करते हैं तो यहाँ किसका करते हैं? कौन का करते हैं। किसका करते हैं? कौन का करते हैं। तो यहाँ पर हमारा क्या का प्रश्न नहीं बना। यहाँ पर देखते हैं क्रिया का पद जो बनाना है, क्या बनाना, क्या बनाना। तो इसका आंसर हमें मिल गया, क्या मिल गया, ठीक है। अगर हम बात करें धोना तो फिर से प्रश्न कीजिए, क्या धोना, क्या धोना। तो हाँ, ये प्रश्न हमें हाँ के रूप में प्राप्त हो रहा है। और अगर हम प्राप्त करें लिखी तो फिर से प्रश्न कीजिए। अगर हम प्रश्न करेंगे तो क्या लिखी, क्या लिखी। तो इसका भी प्रश्न हमें किसका उत्तर हमें किसके रूप में? हाँ के रूप में। साथियों देखिए, यहाँ पर तीन विकल्प जो हैं उसमें क्या का उत्तर हमें किसके? हाँ के रूप में प्राप्त हुआ। और हमने बताया था जब हाँ के रूप में प्राप्त होता है तो क्रिया हमारी कौन सी होती है? क्रिया हमारी सकर्मक क्रिया होती है। कौन सी होती है? सकर्मक क्रिया होती है। तो यहाँ पर अकर्मक क्रिया का पद हमारा जो होगा, अकर्मक क्रिया का पद हमारा जो होगा वो कौन सा हो जाएगा? विकल्प ए। विकल्प ए तैरना जो है उस पद में हमारी अकर्मक क्रिया हो जाएगी, ठीक है। अगले प्रश्न की चर्चा करें तो अगला प्रश्न हमारा है, देखिए साथियों, अगला प्रश्न हमारा है उपसर्ग से संबंधित। उपसर्ग का प्रयोग होता है, उपसर्ग का प्रयोग होता है, ठीक है। शब्द के विकल्प ए क्या है? शब्द के आरंभ में, बी शब्द के मध्य में, सी शब्द के अंत में और डी इनमें से कोई नहीं। तो साथियों, कल भी इस प्रश्न की एक चर्चा हुई थी और प्रश्न की चर्चा के रूप में मैंने आपको इसका प्रश्न का उत्तर बताया था। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा विकल्प ए शब्द के आरंभ में। साथियों, यहाँ पर आपके रिवीजन के लिए मैं आपको एक पॉइंट यहीं पर देना चाहूंगा। यहां पर आपको यहां पे बताना है, कल मैंने जिसकी चर्चा की थी कि उपसर्ग क्या होता है। उपसर्ग शब्द होता है या उपसर्ग शब्दांश होता है। उपसर्ग शब्द होता है या उपसर्ग शब्दांश होता है। इस प्रश्न का आंसर आप लोग देंगे, ठीक है। इस प्रश्न का आंसर आप लोग देंगे कमेंट के माध्यम से। अगला प्रश्न,
अगला प्रश्न है, लेखक के अंत में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? लेखक के अंत में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? अगर हम बात करें विकल्प ए का, विकल्प ई इक, विकल्प सी आक और विकल्प डी अक, तो साथियों इस प्रश्न का सही आंसर होगा विकल्प डी अक। ठीक है, अगर मूल धातु की चर्चा करें तो लेख शब्द जो है उसका मूल पद जो होता है, उसका धातु पद जो होता है वो लिख धातु होता है। क्या होता है? लिख धातु होता है। और इसमें जब अक प्रत्यय का प्रयोग करते हैं, किसका? अक प्रत्यय का प्रयोग करते हैं, तो ये शब्द लेखक में परिवर्तित हो जाता है। किस में परिवर्तित हो जाता है? लेखक में परिवर्तित हो जाता है। तो यहाँ पर धातु के साथ प्रत्यय क्या? अक प्रत्यय का प्रयोग करने पर यह पद क्या बन जाता है? लेखक बन जाता है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा विकल्प डी 4। अगले प्रश्न की चर्चा अगर हम करें, देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है? किस समूह के सभी शब्द पर्यायवाची हैं? पर्यायवाची से संबंधित प्रश्न है। विकल्प ए देखते हैं। विकल्प ए कह रहा है दर्पण, आईना, कांच और मुकुर। तो साथियों यहाँ पर एक शब्द आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। संभवतः आपको दर्पण का अर्थ भी पता होगा, आईना का अर्थ भी मालूम होगा और कांच भी अर्थ आपके लिए दैनिक जीवन में कहीं ना कहीं प्रयोग होने वाला पद है। ठीक है, तो इन तीनों के अर्थ आपके लिए बहुत आसान हो जाते हैं। जो एक पद महत्वपूर्ण है यहाँ पर, वो पद है मुकुर। मुकुर का पद आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हो सकता है हमारे कुछ छात्र ऐसे हों जिनको इसका अर्थ ना मालूम हो, तो साथियों ध्यान रखिएगा, मुकुर का अर्थ भी कांच ही होता है। मुकुर का अर्थ भी कांच ही होता है। ठीक है, अगला अगर हम विकल्प की देखते हैं तो विकल्प एक गात, तन, घट और घड़ा। तो तन, घट और घड़ा, इन प्रश्नों का या इन जो पदों का अर्थ है उसको जानने में आपको ज़्यादा समस्या नहीं होगी। घट और घड़ा इन दोनों का अर्थ एक ही होता है, जबकि गात का शाब्दिक अर्थ शरीर होता है। क्या होता है? शरीर होता है। तो गात और तन ये दोनों किसके हो गए साथियों? ये दोनों ही आपके शरीर के हो गए। अगला विकल्प सी देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये दोनों क्या हो गए? ये दो का सेट हो गया, यानी ये दोनों अलग हो गए। तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। अब देखते हैं विकल्प सी, अनल, बयार, अनिल और समीर। तो अगर विकल्प देखें यहाँ पर तो बयार मतलब साथियों क्या होता है? बयार मतलब होता है हवा। बयार मतलब क्या होता है? हवा या वायु। तो बयार और अनिल का मतलब भी साथियों क्या होता है? अनिल का मतलब भी होता है हवा। ठीक है, अगर आप जानते हैं तो आपने पढ़ा होगा हवा के जो पर्यायवाची होते हैं उसमें हम लोग पढ़ते हैं वायु, पवन, समीर और अनल। ये मुख्य हम लोग जब सामान्य रूप से चर्चा करते हैं तो ये 3-4 पर्यायवाची तो हम लोगों को बचपन से ही पढ़ाए जाते हैं। तो यहाँ पर इनमें से अगर आप देखें तो अनिल और समीर, अनिल लिख दिया मैंने, यहाँ पर लिखेगा अनिल और समीर, ये तो हवा के पर्यायवाची हो गए। और बयार मतलब भी हवा होता है। तो यहाँ पर ये तीनों पद एक ही के निरूपण हो गए। अब बचा जो अनल का पद है साथियों, तो अनल का पद जो होता है वो आग का पर्यायवाची होता है। हम लोग जब आग का पर्यायवाची पढ़ते हैं तो बोलते हैं अग्नि, अनल, समीर, अग्नि, अनल, पावक। तो यहाँ पर देखिए ये अनल शब्द जो आग का हो गया, तो ये चारों विकल्प भी एक ही के नहीं हैं, तो ये भी आंसर हमारा नहीं होगा। अब अगर हम बात करें तो देखिए रवि, हंस, सरोज और पतंग। ठीक है, तो अगर हम बात करें तो देखिए रवि और हंस ये तो सूर्य के पर्यायवाची हो गए। ये तो कहीं कहीं सूर्य का पर्याय रूप में मिलता है। अगर हम बात करें पतंग, तो देखिए पतंग भी जो है वो सूर्य का पर्यायवाची होता है। देखिए पतंग जो होता है सूर्य के साथ साथ, ध्यान रखिएगा, सूर्य के साथ साथ कहीं कहीं भंवरे का भी मिलता है। लेकिन ये ध्यान रखिएगा पतंग एक अनेकार्थी पद के रूप में प्रयोग होता है, जिसका रवि, हंस और पतंग सूर्य के पर्यायवाची के रूप में होता है। लेकिन हम अगर सरोज की बात करें तो सरोज का मतलब होता है कमल। सरोज का मतलब क्या होता है?
कमल। तो ये पद भी हमारा क्या हो गया, ये पद भी हमारा जो हो गया, इसके चारों पद क्या है, वो समान नहीं है। तो अब अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर 3 हमारे ऐसे विकल्प है जिसके मतलब चारों पद जो हैं वो एक ही शब्द के या पर्यायवाची के रूप में प्रयुक्त नहीं हो रहे। सिर्फ और सिर्फ विकल्प हमारा क्या, ए जो है, विकल्प ए जो है उसके चारों पद जो है वो एक ही शब्द के समान अर्थ को प्रकट कर रहे हैं। तो इस प्रकार से हमारे इसका आंसर हो जाएगा विकल्प ए। विकल्प ए हमारे इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर अगर हम बढ़े तो हमारा अगला प्रश्न कह रहा है तत्सम शब्द का चयन करें। विकल्प ए दाई, बी धान्य, सी धड़ और डी धुआं। तो साथियों यहाँ पर ध्यान दीजिए, इस प्रश्न का जो तत्सम शब्द की बात करनी है तो मैं बता चुका हूँ तत्सम का मतलब संस्कृत के समान, संस्कृत के समान। और अगर संस्कृत के समान यहाँ पर आप पद देखेंगे तो आपको यहाँ पर मिलेगा धान्य। कौन सा पद मिलेगा, धान्य। तो ये हमारा तत्सम का पद हो जाएगा विकल्प बी धान्य। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। महत्तम में प्रयुक्त प्रत्यय है। विकल्प ए अम, बी कम, सी तम और डी अंतम। तो अगर हम बात करें यहाँ पर तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मूल पद होता है महत, मूल पद होता है महत और इसमें तम प्रत्यय का प्रयोग किया। तो यहाँ पर देखिए इस पद को हम लोग इस रूप में भी लिख सकते हैं, इस पद को देखिए हम लोग इस रूप में भी लिख सकते हैं महत्तम। और यही पद जो है हमें इस रूप में देखने को मिलता है जो कि यहाँ पर हमारे सामने लिखा हुआ है महत्तम। ठीक है, महत्तम। तो अगर बात करें तो यहाँ पे प्रत्यय के रूप में किसका प्रयोग हुआ, तम का प्रयोग हुआ। तो इस प्रश्न का आंसर हमारा हो जाएगा विकल्प 4, विकल्प सी, सॉरी विकल्प सी थर्ड तम प्रत्यय। अगर अगले प्रश्न की ओर हम लोग देखते हैं तो हमारा अगला प्रश्न है निम्न विकल्प में से एक की शुद्ध वर्तनी या वर्तनी शुद्ध है, उस शुद्ध वर्तनी का चयन आपको करना है। विकल्प ए रचयिता, बी रचयिता, सी रचयिता और डी रिचयिता। तो देखिए पढ़ने पे ही आ रहा होगा, ये दो पद तो आपके कहीं भी नहीं थी स्टैंड करते, आप इतना तो पढ़ ही सकते हो कि रचयिता होता है, रचयिता होता है। तो यहाँ पर इन दोनों की वर्तनी तो हट गई। अब कहीं ना कहीं इन दोनों वर्तनियों में क्या थोड़ा सा साम्य मिल रहा है, ठीक है, इसके उच्चारण में समानता दिखाई दे रही है। तो जो थोड़ा सा सावधानी से पढ़ेंगे तो हम देखते हैं कि रचयिता नहीं होकर के शब्द रचयिता होता है। क्या होता है, रचयिता होता है। और या के साथ जब ई का प्रयोग होता है तो पद हमारा होता है विकल्प ए जो कि है रचयिता। हमारा सही आंसर होगा विकल्प ए रचयिता। अगले प्रश्न की ओर बढ़ें तो अगला प्रश्न कह रहा है निम्न विकल्पों में शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। निम्न विकल्पों में शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। विकल्प ए यदि मैं जाता हूं तभी वह आएगा। ठीक है, अब जरा यहां पर देखिए तो पहले वाक्य में देखिए तो ये संज्ञा का जो सर्वनाम का पद प्रयोग हुआ है, सर्वनाम का पद प्रयोग हुआ है, वो पद ही क्या है आपका अशुद्ध है। शुद्ध पद क्या होता है, में ना होकर के मैं होता है। कर्ता के रूप में, कर्ता के रूप में अगर हम सर्वनाम बोलेंगे तो में ना बोल करके मैं बोलेंगे तो ये पद हमारा क्या हुआ, अशुद्ध हो गया। साथियों यहाँ पर एक कॉमन चीज और भी हो सकती है, आप यहाँ पर देख सकते हैं कुछ हमारे छात्र हमको कह सकते हैं कि सर जी इसके तो चारों विकल्प गलत हैं, चारों विकल्प गलत हैं। कारण क्या है कि सर कहीं पर भी पूर्ण विराम का प्रयोग नहीं हुआ है, कहीं पर भी पूर्ण विराम का प्रयोग नहीं हुआ है। तो साथियों ऐसी कंडीशन में आप ध्यान रखा करिए जब चारों ही पदों में, जब चारों ही पदों में पूर्ण विराम का प्रयोग नहीं है तो ये मान करके चला जा सकता है, मान करके चला जा सकता है कि पूर्ण विराम से संबंधित अशुद्धि प्रश्न में नहीं पूछेगा। अगर पूर्ण विराम या अंत में जो भी प्रश्नवाचक चिन्ह या विराम चिन्ह से संबंधित, विराम चिन्ह से संबंधित कोई भी अशुद्धि होती तो यहाँ पर अन्य विकल्पों में उन चिन्हों का प्रयोग दिखाई देता। अगर यहाँ पर चारों ही विकल्प एक समान है यानी कहीं पर भी किसी भी प्रकार के विराम चिन्ह का प्रयोग नहीं है तो हम स्वतः ही मान करके चलेंगे कि वाक्य के अंत में यहाँ पर पूर्ण विराम का प्रयोग हुआ है, पूर्ण विराम का प्रयोग हुआ है। अब अगर हम देखें तो उसको छोड़ करके अगर हम देखें तो पहले पद में हमारी यहाँ पर कर्ता पद संबंधी अशुद्धि हो जाती है। ठीक है,
कर्ता पद संबंधी अशुद्धि हो जाती है। विकल्प बी देखें, यदि मैं जा रहा तभी वह आएगा, तो यहाँ पर देखिए जा रहा तभी वह आएगा एक अपूर्ण क्रिया के साथ दूसरी भविष्य की क्रिया को इंगित किया गया है, जो कि देखिए हम सामान्य रूप से करें, अगर नहीं भी होगा तो आप बोलचाल की भाषा में इसका प्रयोग सामान्यतः नहीं करते हैं, तो ये भी पद क्या होगा, अशुद्ध हो जाएगा। अगर बोले यदि मैं जाऊंगा तो वह आएगा, यदि मैं जाऊंगा तो एक क्रिया का दूसरी क्रिया पर निर्भरता दिखाई दे रहा है, एक क्रिया का दूसरी क्रिया पर निर्भरता दिखाई दे रही है, ठीक है। तो यही हमारे इस प्रश्न का आंसर होगा। विकल्प सी इस प्रश्न का हमारे आंसर होगा। विकल्प डी का भी हम लोग परीक्षण कर लेते हैं, देखते हैं। यदि मैं जाऊं तो वह आए है, यदि मैं जाऊं तो ऐसा कोई पद नहीं बनता, ठीक है। अगर मैं बोलूंगा तो मैं बोलूंगा यदि मैं जाता तो वह आता, यदि मैं जाता तो वह आता। तो इस प्रकार से यहाँ पर विकल्प डी भी जो हमारा क्या हो जाएगा, अशुद्ध हो जाएगा। हमारे इस प्रश्न का सही आंसर बनेगा विकल्प सी। और मैंने आपको पहचान के रूप में बता दिया कि ये पद जो होगा वो किसका, ये पद जो होगा हमारा हेतु हेतु मद, हेतु हेतु मद का अंतर्गत आएगा। और अंतर्गत भी होगा कैसा, एक काल की अगर चर्चा करेंगे तो हेतु हेतु मद भविष्य के अंतर्गत ये हमारा पद प्रयुक्त हो जाएगा। अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए साथियों, अगला प्रश्न हमारा कह रहा है निम्नलिखित वाक्य के लिए उसके नीचे दिए गए विकल्पों में से वाक्य के प्रकार को चिन्हित कीजिए, चिन्हित कीजिए, ठीक है। क्या क्वेश्चन कह रहा है, यहाँ पर आपको पूछ रहा है कि वाक्य के जो मुख्यतः तीन प्रकार होते हैं, वाक्य के जो मुख्यतः तीन प्रकार होते हैं, जिसमें सरल, संयुक्त और मिश्रित वाक्य या संकर वाक्य होता है, मिश्रित वाक्य या संकर वाक्य होता है, उनमें से किसी एक का प्रकार, उनमें से किसी एक का प्रयोग ये जो हमारा नीचे दिया हुआ वाक्य है, ये जो हमारा नीचे दिया हुआ वाक्य है उसमें हुआ है। आपको उस प्रकार का चयन करना है। वाक्य हम देखते हैं, वाक्य लिखा है क्या उसे मालूम है कि तुम मेरे घर आ रहे हो। अब यहाँ पर साथियों देखिए वाक्य की पहचान के लिए कुछ इंपॉर्टेंट बिंदु है। यहाँ पर देखिए ये यहाँ पर की जो है योजक पद के रूप में प्रयोग हुआ है, की जो है वो योजक पद के रूप में या योजक चिन्ह के रूप में प्रयोग हुआ है। तो साथियों बहुत अच्छी तरीके से जान लेंगे कि जब चिन्ह के रूप में, योजक चिन्ह के रूप में की पद का प्रयोग होता है तो वहाँ पर हमारा वाक्य जो होता है वो संकर अथवा मिश्रित वाक्य होता है। और संकर अथवा मिश्रित वाक्य जो हमारा दिख रहा है वो विकल्प ए में दिख रहा है। तो इस प्रश्न का हमारा जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा विकल्प ए, मिश्रित वाक्य। अगले प्रश्न की ओर अगर हम लोग बढ़ें तो आप लोग भी इसका आंसर साथ साथ देते रहेंगे। अगर हम चर्चा करें कि निम्नलिखित में से कौन सा सही विलोम युग्म है, नहीं है, सही विलोम युग्म, या क्वेश्चन देखिए थोड़ा सा लैंग्वेज हो रही, निम्नलिखित में से कौन सा, यहाँ से इसको हटा दीजिए, विलोम युग्म सही नहीं है, विलोम युग्म सही नहीं है। अब यहाँ पर महत्वपूर्ण पद हो जाएगा ये नहीं पूछा जा रहा है। अब अगर हम देखें तो विकल्प ए भद्र का अभद्र, ठीक है, जो कि होता है। विकल्प बी भय का साहस, जो कि होता है। विकल्प सी मूढ़ का ज्ञानी, जो कि एक दूसरे के विपरीतार्थक पद है। मूढ़ का मतलब होता है साथियों मूर्ख, मूढ़ का मतलब होता है मूर्ख, ठीक है, जिसका विपरीतार्थक शब्द ज्ञानी होता है। और अगर हम विकल्प डी की बात करें तो यहाँ मान्य का धान्य, यही हमारा आंसर होगा। विकल्प डी जो है मान्य का विलोम धान्य नहीं होता है, ठीक है। मान्य का अगर हम विलोम बनाते हैं साथियों, मान्य का विलोम बनाएंगे तो वो बनेगा अमान्य, मान्य का विलोम बनेगा अमान्य, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है दूध, पानी, सोना, चांदी में कौन सी संज्ञा है। विकल्प ए द्रव्यवाचक, बी भाववाचक, सी समुदायवाचक और डी जातिवाचक। साथियों हमने अपनी अंतिम कक्षा में संज्ञा के प्रकारों के बारे में उल्लेख किया था और हमारे साथी बहुत अच्छे से बता सकते हैं कि संज्ञा के प्रकार कितने होते हैं। तो संज्ञा के प्रकार होते हैं 5, संज्ञा के प्रकार होते हैं 5। उन
इन 5 में से हमने इन 4 की चर्चा की है और यहाँ पूछ रहा है कि ये जो पद है हमारे, इनमें कौन सी संज्ञा है। तो देखिए ये पद जो है साथियों, ये हमारे किसी न किसी रूप में द्रव्य को निरूपित कर रहे हैं। अगर हम दूध पानी की बात करें तो ये द्रव्य की द्रव अवस्था है, और सोना और चांदी की बात करें तो ये द्रव्य की ठोस अवस्था है, द्रव्य की ठोस अवस्था है। और अगर इनका प्रयोग यहाँ पर हो रहा है तो यहाँ पर प्रयुक्त संज्ञा द्रव्य के कारण कौन सी होगी? विकल्प ए, द्रव्यवाचक संज्ञा होगी। कौन सी संज्ञा होगी? द्रव्यवाचक संज्ञा होगी। तो इस प्रश्न का आंसर हमारा होगा विकल्प ए। अगले प्रश्न की अगर हम बढ़े तो हमारा प्रश्न कह रहा है निम्न में से कौन सा शुद्ध है? कौन सा शुद्ध है? साथियों संधि का ये प्रश्न है, संधि का ये प्रश्न है। अगर हम विकल्प देखें तो यहाँ पर आपसे नायिका की, चारों पदों में नायिका पद दिया गया है, यानी नायिका का उचित विच्छेद पूछ रहा है, क्या होगा? तो साथियों यहाँ पर जब आप नायिका को तोड़ते हैं तो मैंने बहुत विस्तृत तरीके से संधि का अध्ययन कराया है, और यहाँ पर अगर आप देखते हो तो यहाँ पर आपको आय पद की प्राप्ति होती है। जब इसका वर्ण विन्यास करेंगे तो यहाँ पर आपको आय पद की प्राप्ति होगी, और आपको मालूम है आय पद जो है वो ए के फलस्वरूप आता है, ए के फलस्वरूप आता है, सॉरी आय के, किसके फलस्वरूप आता है? आय पद जो है वो आय के फलस्वरूप आता है। अब जिस पद में हमें आय मिलेगा, और आय में देखिए यहाँ पर ई कौन सी प्रयोग हो रही है? तो चारों पदों में छोटी ई प्रयोग हो रही है। तो ऐसा संधि जहाँ पर हमें आय के साथ ई की प्राप्ति, आय के साथ ई की प्राप्ति होगी, वही हमारा इसका पद होगा। और वो पद अगर आप देखिए तो आपको विकल्प बी में मिल रहा है। अगर हम यहाँ पर देखें तो पहला पद नय का आखिरी पद क्या होगा साथियों? आय होगा। क्या होगा? आय होगा। और दूसरे पद का प्रारंभ किससे हो रहा है? ई से हो रहा है। तो आय के साथ ई आय में बदलेगा और आंसर हमारा नायिका बनाएगा। प्रश्न का सही आंसर हमारा विकल्प बी हो जाएगा, है नए धन इका बराबर नायिका। अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं और देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। संधि के साथ हमारा दूसरा प्रश्न समास के रूप में आया है, जो कि दोनों ही शब्द निर्माण की एक इकाई है, शब्द निर्माण की एक इकाई है। हाँ, अगला देखिए, किस समास में से चिन्ह का लोप होता है? किस समास में से साथियों चिन्ह का लोप होता है? विकल्प ए कर्म तत्पुरुष, बी करण तत्पुरुष, सी अधिकरण तत्पुरुष, या डी संप्रदान तत्पुरुष। तो साथियों यहाँ ध्यान रखिए, कल भी मैंने चर्चा की थी। अपनी चर्चा के दौरान मैंने जो बिंदु लिया था, हमने बताया था कि से का प्रयोग किसके किसके साथ होता है। तो हमने बताया था करण के साथ और अपादान कारक के साथ, करण कारक के साथ और अपादान कारक के साथ से चिन्ह का प्रयोग होता है। अगर हम विकल्प देखें तो यहाँ कहीं भी अपादान कारक का प्रयोग नहीं है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा हमारा विकल्प बी, करण कारक। अगले प्रश्न की ओर अगर बढ़ें तो अगला प्रश्न हमारा है, जहाँ काव्य में अलौकिक या विचित्र वस्तुओं, व्यक्तियों अथवा दृश्यों का वर्णन हो, वर्ण को थोड़ा सा यहाँ पे संशोधित कर लेंगे, वर्णन हो, वहाँ किस रस की निष्पत्ति होती है? कौन से रस वहाँ पर पाया जाता है, या कौन से रस की वहाँ पर उत्पत्ति होती है? तो अगर हम विकल्प इसके देखें तो विकल्प ए विभत्स रस, बी अद्भुत रस, सी भयानक रस, या डी इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो साथियों ध्यान रखिएगा, जहां पर अलौकिक या विचित्र वस्तुएं, विचित्र वस्तुएं, यहाँ पर देखिए विचित्र वस्तुओं को देख करके जब आश्चर्य या अद्भुत का भाव उत्पन्न हो, अलौकिक का यहाँ पर अर्थ हो जाएगा आश्चर्य और अद्भुत से संबंधित, आश्चर्य और अद्भुत से संबंधित, और आश्चर्य या विस्मय से संबंधित, आश्चर्य या विस्मय से संबंधित। और जब आश्चर्य और विस्मय की प्राप्ति होगी, आश्चर्य और विस्मय की प्राप्ति होगी, तो वहां पर हमारा रस होगा अद्भुत रस, यानी विकल्प बी हमारा इस प्रश्न का सही आंसर होगा। अगले प्रश्न की ओर अगर हम लोग बढ़ें
तो हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा है? वर्तनी की दृष्टि से साथियों कई बार परीक्षा में पूछा गया ये प्रश्न है, बहुत महत्वपूर्ण परीक्षा के दृष्टिकोण से ये पद है। अगर आप देखें तो यहाँ पर एक ही पद की 4 अलग अलग वर्तनियाँ लिखी हैं, आपको उसमें से शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। अगर हम देखें तो साथियों उच्चारण में भी आपको बात स्पष्ट हो जाएगी। यहाँ पर वो विकल्प नहीं दिया हुआ है, वो विकल्प नहीं दिया हुआ है जो हम लोग सामान्य रूप से उच्चारित करते हैं। साथियों परीक्षा में जो विकल्प आता है वो विकल्प मैं यहाँ पर एक विकल्प को काट करके लिखने का प्रयास कर रहा हूँ जो कि हम लोग सामान्य रूप से बोलते भी हैं। अगर हम चर्चा करें तो हम लोग कभी भी बोलते हैं तो हम लोग हमेशा अंताक्षरी बोलते हैं, अंताक्षरी बोलते हैं। अगर ये पद होता साथियों, अगर ये पद होता और ये पद होता तो यहाँ पर देखिए ये प्रश्न हमारा कितना बेहतरीन प्रश्न उभर करके या बन करके हमारे सामने आता, क्योंकि हम लोग कभी भी बोलते हैं तो हम लोग अंताक्षरी ही बोलते हैं। तो साथियों ध्यान रखिएगा, अंताक्षरी जो है वो शुद्ध वर्तनी नहीं है, इसकी शुद्ध वर्तनी जो होती है वो साथियों होती है अंत्याक्षरी, अंत्याक्षरी। ठीक है, अगर आप देखें तो अंत्य धन अक्षरी, अंत धन अक्षरी, इन 2 पदों से मिलकर के इसकी निर्मित हुई है। तो यहाँ पर इस प्रश्न का हमारा सही आंसर होगा विकल्प डी, अंत्याक्षरी। साथियों परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। मैं आपसे फिर से निवेदन करूंगा कि इस प्रश्न को आप शुद्ध बोल करके ही प्रयोग करें। आज से आप इस चीज को मन में धारण कर लें कि कभी भी ये शब्द आएगा तो हम सपने में भी अंताक्षरी का उच्चारण नहीं करेंगे। हमारे मुंह से कभी भी अगर ये पद निकलेगा तो वो अंत्याक्षरी के रूप में ही निकलेगा। शुद्ध पद हमारा जो होगा वो अंत्याक्षरी होगा। और साथियों जब हम शुद्ध उच्चारित करेंगे तो जाहिर सी बात है हम शुद्ध लिखेंगे भी, और जब शुद्ध लिखेंगे भी तो वर्तनी में हमारी कभी भी कोई भी अशुद्धि नहीं होगी, नहीं होगी। ठीक है, याद रखिएगा इस प्रश्न का सही आंसर होगा अंत्याक्षरी। अगले प्रश्न की अगर हम लोग बढ़े तो एक उपसर्ग का प्रश्न पुनः यहाँ पे आ गया। कमसिन में उपसर्ग है, कमसिन में उपसर्ग है। विकल्प एक का बी कम, सी कमस और डी कल। तो साथियों याद रखिएगा इस प्रश्न का सही आंसर जो होगा वो कम होगा। क्या होगा? कम। कम जो है उसका प्रयोग उपसर्ग के रूप में होता है और ये विदेशज उपसर्ग के अंतर्गत, विदेशज उपसर्ग के अंतर्गत, ठीक है, अरबी फारसी भाषा के अंतर्गत प्रयुक्त होता है। अरबी फारसी भाषा के अंतर्गत प्रयुक्त उपसर्ग है, अरबी फारसी भाषा के अंतर्गत प्रयुक्त उपसर्ग है। ठीक है, अगला प्रश्न अगर हम लोग देखें तो हमारा अगला प्रश्न तत्सम तद्भव से है। प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित तत्सम तद्भव में से कौन सा विकल्प अशुद्ध है? विकल्प एक कपड़ा करपट, बी पूत कपूत, सी कोयल कोकिल या डी कोख कुछ। तो साथियों ध्यान रखिएगा कपड़े का करपट ये शुद्ध रूप है तो ये नहीं हो सकता। पूत का कपूत, साथियों ध्यान रखिए हमारा पूत जो है वो कैसा शब्द है? पूत जो है वो तद्भव का शब्द है। किसका शब्द है? तद्भव का शब्द है। ठीक है, और पूत का कहीं कहीं विलोम कपूत मिलता है, विलोम कपूत मिलता है, इसका तद्भव तत्सम रूप नहीं मिलता। अगर इसका तद्भव का तत्सम रूप लेंगे तो साथियों ये पुत्र के रूप में मिलेगा। यानी इस प्रश्न का हमारा आंसर जो होगा वो विकल्प बी ही होगा। अगर हम देखें कोयल और कोकिल तो ये एकदम सही पद है, दोनों का प्रयोग तत्सम तद्भव युग्म के रूप में हुआ है और कोख और कुछ भी तत्सम तद्भव के युग्म है, तत्सम तद्भव के युग्म है। तो इस प्रश्न का हमारा सही आंसर हो जाएगा विकल्प बी। अगले प्रश्न की ओर अगर हम लोग बढ़ते हैं तो हमारा अगला प्रश्न कह रहा है हिंदी की आदि जननी कौन है? आदि जननी कौन है? विकल्प ए पाली, बी संस्कृत, सी अपभ्रंश और डी प्राकृत, डी प्राकृत। तो साथियों कई हमारे साथियों के सामने
सामने दुविधा आ जाती है। जब भी हम लोग पढ़ते हैं तो हिंदी की जननी के रूप में प्रायः हम लोग जानकारी नहीं होने के अभाव में संस्कृत का प्रयोग कर देते हैं। लेकिन साथियों ध्यान रखिएगा, हिंदी की जननी संस्कृत नहीं है। हिंदी की जननी अपभ्रंश होती है। हिंदी की जननी अपभ्रंश होती है, इसको याद कर लेंगे आप लोग। हिंदी की जननी अपभ्रंश होती है। तो कभी भी हिंदी की जननी की चर्चा होगी तो आंसर अपभ्रंश होगा। लेकिन हमारा जो प्रश्न है उसमें जरा ध्यान से देखिए, तो जननी ना पूछ करके क्या पूछ रहा है? आदि जननी की चर्चा कर रहा है। किसकी चर्चा कर रहा है? आदि जननी। आदि जननी का मतलब है जहां से उसका प्रारंभ हुआ है, जहां से उसका प्रारंभ हुआ है। अगर इस तथ्य को लेकर के चलेंगे तो हिंदी का जो स्वरूप अस्तित्व में आया वो अपभ्रंश अस्तित्व में आई प्राकृत से, प्राकृत अस्तित्व में आई पाली से, और पाली अस्तित्व में आई संस्कृत से। यानी सबसे पहले हिंदी की जो उत्पत्ति की आदि भाषा के रूप में प्रयोग होने वाली भाषा थी वो संस्कृत थी। तो यहाँ पर आदि जननी के रूप में संस्कृत का प्रयोग होगा। आंसर हमारा विकल्प बी होगा। हिंदी की आदि जननी होगी विकल्प बी, संस्कृत। अगले प्रश्न की ओर अगर हम बढ़े तो देखिए ओ और औ का उच्चारण स्थान क्या है। साथियों वर्णमाला का एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। विकल्प ए ओष्ठ, बी कंठोष्ठ, सी तालव्य और डी दंत। तो साथियों अगर बात करें तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा विकल्प बी, कंठोष्ठ। ओ और औ का उच्चारण स्थान क्या होगा? कंठोष्ठ वर्ण होगा। अगले प्रश्न की ओर अगर बढ़ें तो नौका का पर्यायवाची है। नौका का पर्यायवाची है। विकल्प ए तरी, बी यामिनी है, सी भारती और डी रमणी। ठीक है, तो साथियों ध्यान रखिएगा, यहां पर इस प्रश्न का सही आंसर होगा विकल्प ए तरी। तरी मतलब नौका होता है। ठीक है, तरी मतलब नौका होता है। कहीं कहीं तरी की जगह तरिणी भी मिल जाएगा। ठीक है, तरिणी भी मिल जाएगा। ठीक है, तरिणी। तो ध्यान रखिएगा, तरी और तरिणी दोनों ही नौका के पर्यायवाची होते हैं। अगर हम बात करें साथियों यामिनी, तो याद रखिएगा यामिनी रात का पर्यायवाची होता है। अगर हम बात करें भारती तो ध्यान रखिएगा भारती सरस्वती का पर्यायवाची होता है। और अगर हम बात करें रमणी तो ध्यान रखिएगा रमणी मतलब स्त्री होता है या युवती का पर्यायवाची रमणी होता है। स्त्री या युवती का पर्यायवाची रमणी होता है। तो इस प्रश्न का आंसर हमारा विकल्प ए होगा। अगले प्रश्न की ओर अगर हम लोग बढ़ें तो अगला प्रश्न हमारा कह रहा है उल्लंघन का विच्छेद होगा। विकल्प ए उल्धन लंघन, विकल्प बी उस धन लंघन, विकल्प डी उत धन लंघन और विकल्प डी उल्लंघन अन। तो साथियों यहाँ पर इस प्रश्न का सही आंसर होगा विकल्प सी उत धन लंघन। अगर यहाँ पर देखें तो पहले पद का अंतिम वर्ण है ता और दूसरे पद का प्रारंभिक वर्ण है ला। अगर दोनों पदों की चर्चा करें तो ये दोनों पद कैसे हैं साथियों? दोनों पद व्यंजन के हैं। तो यहाँ पर प्रयुक्त संधि कौन सी हो जाएगी? व्यंजन संधि हो जाएगी। व्यंजन संधि हो जाएगी। तो अगले प्रश्न की ओर देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है हमारा निर्भय में समास है। विकल्प ए तत्पुरुष, बी कर्मधारय, सी अव्ययी भाव और डी नंच। तो अगर यहाँ पर देखें तो इस पद को यदि हम तोड़ लें, इस पद को यदि हम तोड़ लें तो ये पद निह धन भय के रूप में टूटेगा और यहाँ पर ये पद जो है वो क्या हो जाएगा? वो उपसर्ग के रूप में मिल जाएगा। और साथियों जानते हैं आप लोग कि ऐसा समास जिसमें उपसर्गों का प्रयोग होता है वो किसके रूप में जाना जाता है? तो वो अव्ययी भाव के रूप में जाना जाता है। इस प्रश्न का सही आंसर हमारा हो जाएगा विकल्प डी अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास। अगले प्रश्न की ओर अगर हम लोग बढ़े तो अगला प्रश्न जो हमारा अलंकार से संबंधित है, इस पंक्ति में अगर हम देखें तो पंक्ति हमारी कह रही है देह धरे का गुण यही देह कछु देहा, देह धरे का गुण यही देह कछु देहा, बहुर न देही पाइए अब की देह सुदेहा, अब की देह सुदेहा। ठीक है, तो अगर बहुत ध्यान से आप पढ़ेंगे तो साथियों यहाँ पर
आपको इस पद की क्या होगी, आवृत्ति दिखाई देगी। पद की क्या होगी, आवृत्ति दिखाई देगी। और जब किसी समास में किसी पद की क्या होती है, आवृत्ति होती है, तो साथियों बहुत अच्छे से हम लोग जानते हैं वहाँ कौन सा समास होता है, वहाँ यमक अलंकार होता है। ठीक है साथियों, जब अलंकार मैंने पढ़ाया था तो यमक अलंकार की परिभाषा के एक दोहे के रूप में हमने आपको बताया था। वो दोहा क्या था, आप लोग साथियों ये स्मरण करेंगे कि एक शब्द फिर जहां, फिर से सुनिएगा, एक शब्द फिर जहां परे अनेकन बार, अर्थ और ही और हों सोए यमक अलंकार। ठीक है, मतलब क्या हुआ कि जहां एक शब्द की आवृत्ति हो और उसका अर्थ भिन्न भिन्न हो जाए, उसका अर्थ क्या हो, भिन्न भिन्न हो जाए, तो साथियों ऐसी पंक्ति में यमक अलंकार होता है। तो इस प्रश्न का आंसर हमारा विकल्प सी यमक अलंकार का होगा, क्योंकि यहाँ पर पद देह की क्या हो रही है, आवृत्ति हो रही है। अगले प्रश्न की अगर हम लोग चर्चा करें साथियों, अगले प्रश्न की हम लोग चर्चा करें तो अगला प्रश्न हमारा फिर से है अलंकार से संबंधित, और ये पूछ रहा है कि किसमें उत्प्रेक्षा अलंकार का उदाहरण चुनना है। यानी विकल्पों की अगर हम चर्चा करें तो हमारे पास 4 पंक्तियां हैं, इन पंक्तियों में से आपको उत्प्रेक्षा अलंकार चुनना है। साथियों पंक्तियों को आप पढ़ें, 1 मिनट का समय हम आपको देते हैं और उसके बाद हम इसके आंसर की ओर बढ़ेंगे। तो पंक्ति देखिए, हम पढ़ते हैं पहली पंक्ति, काली घटा का घमंड घटा। साथियों देखिए फिर से यहाँ पर ये क्या हो गया, घटा पद की आवृत्ति हो गई। घटा पद की क्या हो गई, आवृत्ति हो गई। और जब यदि आवृत्ति हो गई तो यहाँ पर अलंकार यमक, यानी पहला तो नहीं है। ठीक है, दूसरा विकल्प, मानो घर घर ना हो कोई चिड़िया घर हो। विकल्प सी, ये है सरस ओस की बूंदे या है मंजुल मोती, ये है सरस ओस की बूंदे या है मंजुल मोती। और विकल्प डी, उषा उदास आती है, उषा उदास आती है। अगर हम यहाँ पर चर्चा करें तो साथियों उत्प्रेक्षा अलंकार के बारे में हम लोगों ने अपनी अंतिम कक्षा में भी चर्चा की थी। उत्प्रेक्षा अलंकार के जो की वर्ड्स होते हैं, जो वाचक शब्द होते हैं साथियों, उसके रूप में हम लोग मनु मानहु और जनु जानौ और जनहु। ठीक है, जानौ यहाँ पे मानव या मानो, ठीक है, मानो या मानव। ठीक है, और इसी प्रकार से जनु जानो जनहु और जानहु शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। किसके रूप में, वाचक शब्द के रूप में। ये पद अगर कहीं आएगा तो वहां अलंकार उत्प्रेक्षा हो जाएगा। और अगर आप देखो तो यहाँ पर साथियों मानो शब्द का प्रयोग हुआ, तो यहाँ पर आंसर हमारा विकल्प बी हो जाएगा। उस प्रश्न का सही आंसर बी होगा। यहाँ पंक्ति में मानो घर घर ना हो चिड़िया घर हो, उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। तो साथियों इस प्रकार से आज की हमारा अंक है, इसकी चर्चा यहाँ पर समाप्त होती है। साथियों आशा करता हूँ कि आप लोगों का जो स्नेह, जो प्यार, जो सहयोग हमें प्राप्त हो रहा है वो अनवरत रूप से हमें यूं ही मिलता रहेगा। साथियों आपका ये सहयोग, आपका स्नेह हमारे चैनल के लिए, हमारी जुड़ी हुई टीम के लिए एक संजीवनी का कार्य करेगा, जिसके द्वारा हम नित नई नवीन ऊर्जा के साथ लगातार आपके सम्मुख यूं ही अच्छे प्रश्नों के साथ उपस्थित होते रहेंगे, इस वादे के साथ कि अगले अंक में हम और भी महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ आपके सम्मुख उपस्थित होंगे। आज की चर्चा को यहीं पर समाप्त करते हैं। आप सभी को जय हिंद।